हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं एक और अपना करियर वीडियो। और आज हमारे साथ है पिंटू भैया, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग फील्ड में है पिछले 10-11-12 सालों से, और ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जो ये डोमेन है इसके बारे में जानेंगे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ही, कि उन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर, नेशनल एक्सपोजर, कैसे इस फील्ड में आए, सब कुछ जानेंगे A to Z। शुरू करते हैं पिंटू भैया के इंट्रोडक्शन से ही। थैंक यू ऋषभ। मिस्टर ऋषभ से मैं भी अभी रिसेंटली मिला। हम लोग यहाँ पे अभी बेंगलोर में हैं। तो मैं पहले बता दूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली मेरा जो शुरुआती स्कूलिंग रहा है वो एक छोटे से गांव से रहा, जहाँ से मैं झारखंड का एक छोटा सा प्लेस ये भागलपुर ज़िले में पड़ता है। एक गवर्नमेंट स्कूल से हमने शुरुआत करी थी। 10-12 करने के बाद फिर मैंने BCA करने के लिए मैंने बेंगलोर आया, और बेंगलोर से हमने BCA करी, और BCA के बाद मेरा 2009 में कंप्लीट हुआ बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। 2011 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और उसके बाद करियर के साथ साथ मैंने अपनी हायर स्टडी को भी जारी रखा। तो मैंने MCA इग्नो से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने 2011 में एडमिशन भी लिया, और साथ साथ मैंने अपना जॉब को भी कंटिन्यू रखा। 2014 में मैंने MCA भी कंप्लीट कर लिया, और MCA कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने टैली सॉल्यूशन को स्विच करके फिर मैंने मणिपाल टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने SAP और टैली इंटीग्रेशन पे काम करने का मौका मिला। फिर ड्यूरिंग 2.5 और 3 इयर्स मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला अफ्रीका का तंजानिया दार एस सलाम में क्वालिटी ग्रुप लिमिटेड में मैंने एज अ IT हेड रिक्रूट हुआ। और वहाँ पे मेरा जो रोल था कि SAP ERP को पूरा मैनेजमेंट में पूरा सेटअप करना, और उस पर मैं डेवलपर एज वेल एज IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने हैंडल किया। तो ऑलमोस्ट मैंने 3.5 इयर्स मैं क्वालिटी ग्रुप के साथ रहा, बट मैं अभी अपना 1 कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आया, और ड्यू टू कोविड मैं आई थिंक आप लोग सब जानते हो, सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इसमें। तो फिर मैंने इंडिया में ही इस चीज़ को अपना करियर के लिए फिर इंटरव्यू देना शुरू किया, और मैंने क्लियर टेक्स में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे हमने जो हमारी प्रोडक्ट थी E-इनवॉइसिंग का जो GST में आया, तो उसको हमने इंडिविजुअली जो टैली ERP से जो E-इनवॉइसिंग जो पोर्टल है उस चीज़ पे हमने सॉफ्टवेयर बनाया, वो मार्केट में भी अवेलेबल है। सो आई वाज द ग्रेट पर्सन सो हु टेकन केयर ऑफ एंटायर दिस प्रोजेक्ट, and it was the great journey. And right now recently last October I moved to Dubai, and where I'm taking a lead of the IT infrastructure as well as Zoho and Tally ERP software. So currently I'm in Dubai. अच्छा लगा भैया ने बताया अपने बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में। तो थोड़ा भैया हम लोग आपके जो स्टार्टिंग है, जब आपने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आपने बताया कि आपने BCA चूज़ किया था, और आपने BCA से आपने ग्रेजुएट किया। तो हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आपने BCA क्यों चूज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर कोई भी बंदा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन में आना चाहता है वो BTech करता है, तो मोस्टली लोग BTech करते हैं, तो आपने BCA क्यों चूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या BCA करने से कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको, ऐसा क्या हुआ? और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऋषभ आपने क्वेश्चन किया, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द आज जो हमारी नई जनरेशन है उनके पास ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, BCA जाना चाहिए, BTech जाना चाहिए। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरह से मैं बताया कि एक छोटे से गांव, एक बिहार का, जहाँ से हमने अपना करियर स्टार्ट किया, और डेफिनेटली हम लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, हम सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि हमको भी एक इंजीनियर बनना होता है। बट हमारा जो मेन चैलेंजेस होता है वो फाइनेंशियल
कंडीशन सबकी सही नहीं हो पाती है। और मैं ऋषभ को बताना चाहता हूँ कि इनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इन्होंने नहीं भैया ये बीटेक करके आप बीसीए में ही यहाँ तक कैसे है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप बीसीए से वो चीज़ कर सकते हो जो बीटेक के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ बीटेक करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल नीड्स होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। बीसीए एक बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जैसे हम नॉर्मल एक जो डिग्री हम लेते हैं सेम वैसे है। तो घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, आप बीसीए से भी अपना ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। और मेरा एक चीज़ मानना होता है कि जब आप बीसीए करके आते हो तो डेफ़िनेटली आपको ग्रो करने के लिए कुछ मास्टर डिग्रीज़ लेने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप बीटेक करोगे तभी आप एक इंजीनियर कहलाओगे। आप बीसीए भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है या कुछ, तो आप बीटेक भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, आप अगर बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है और कम पैसे हैं, फाइनेंशियल ये नीड्स है, तो आप बीसीए कीजिए और आई एम 100% श्योर कि आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। ये भैया बहुत लोगों का क्वेश्चन है और इसका आपने आंसर दिया, काफ़ी लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप इस फील्ड में पिछले 10-11 साल से हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, आपने बहुत सारे जूनियर्स को, बहुत सारे न्यू इंजीनियर्स को देखा होगा, तो मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो क्या ज़रूरी है इस फील्ड में हर एक बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएशन करे उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, या फिर वो उतने ही साल जितने वो एमटेक में देगा या अपना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा उतने ही साल का वो एक्सपीरियंस लेके उतना ग्रो कर सकता है? तो बेसिकली अगर एक लाइन में सवाल पूछूँ तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्पफुल है इस फील्ड में या नहीं है? डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्पफुल होगा। बिकॉज देखिए, हम जब बीसीए करते हैं तो बीसीए के बाद जो हम जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं या कोई इंटरव्यू क्रैक करने जाते हैं, तो वहाँ एक नॉर्मल हर एक कंपनी का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई करना होता है। वहाँ पे बीटेक वाले भी होते हैं, बीसीए वाले भी होते हैं, डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेन चीज़ होती है कि आपको वो एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना होता है। और हाँ, यस, जब आप ज्वाइन करते हो एज अ बीसीए लेवल पे, तो आपकी पोस्ट वैरी करेगी डेफिनेटली। बिकॉज इंजीनियर वाले जो होते हैं तो उनकी थोड़ी सी पोस्ट में, और आप बीसीए करके जाते हो तो पोस्ट में डेफिनेटली कुछ अप एंड डाउन रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने पोस्ट को हायर बनाना एक मैनेजर और एज अ सीनियर डेवलपर के लिए, तो डेफिनेटली पोस्ट को अपने आप को बढ़ाने के लिए कैन गो फॉर द करस्पॉन्डेंस ड्यूरिंग योर वर्क ऑल्सो यू कैन चूज़ दैट। सो मैं तो यही बोलूँगा कि येस, आपको जाना चाहिए पोस्ट। जैसे भैया अभी आपने बीसीए को लेके बोला कि बीसीए पे हम लोग, अगर किसी ने बीसीए किया है तो वो एमसीए के लिए करे। मेरा क्वेश्चन जनरल था, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल बीटेक किया है तो क्या ज़रूरी है वो एमटेक भी करे? देखिए, एमटेक अगर आप करते हो तो ऐसा मेरा तो मानना नहीं है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है करियर के लिए। मैंने एक चीज़ अभी पिछले 11-12 इयर्स के करियर में मैंने देखा कि नॉलेज और आपको जिस फील्ड के लिए आप हुए हो उसमें आप कितना वेल कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपको एमटेक करके आओगे तभी वो कर सकते हो, डजेंट मैटर। आप बीटेक करो, बीटेक के बाद आप जॉब करो, जॉब के बाद अगर आपको लगता है कि उस डोमेन पे कुछ अच्छा करना है तो आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, वो मैं सजेस्ट करूँगा। और कंपलसरी नहीं है कि एमटेक करो। यस, आप एमटेक कर सकते हो, आप डिग्री तो कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। बट हमारे टेक्नोलॉजी में मैंने देखा कि नॉलेज और प्रोजेक्ट डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस मेरा यही क्वेश्चन था जिसका शायद सॉल्यूशन सबको मिल गया होगा। ठीक है, अभी आपने भैया कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करी, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नया कमर है या कोई न्यू पर्सन है उसने भी जस्ट 12th पास किया है, उसका एक सपना है कि उसको इंजीनियर बनना है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन में जाना है, क्योंकि इसके बहुत सारे पर्क्स भी हैं। तो एक चीज़ और सबको बताना चाहूँगा मैं कि अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे जो कि हर एक के मनपसंद क्वेश्चन होता है, सीटीसी वाला, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रुक के आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई भी नया पर्सन है जिसको इस फील्ड में आना है, तो वो क्या क्या बेसिक स्किल्स हैं, वो क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं जिसको वो अगर कर लेगा तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू कर सकता है? डेफिनेटली
जब हम बीसीए की बात कर रहे हो या बीटेक की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली सब लोगों को प्रोग्रामिंग, अगर देखो इसमें भी बहुत सारे डोमेन होते हैं। अगर हम बीसीए की नॉर्मल अगर हम बात करें, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा ब्रीफ दूँ। बीटेक की भी बात करें तो बीटेक में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। वो आपका सीएस हो गया और आईटी हो गया। उसके अलावा भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस है। इवन वो भी करके लोगों का सपना जो होता है कि नहीं हमको सीएस बनना है, मतलब डेवलपमेंट में आना है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में आना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ लिखते हो, कुछ प्रोग्रामिंग बनाते हो और वो जब एग्जीक्यूट होता है और समथिंग हम जब उसको देखते हैं, या रियली इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस यू विल फील। तो मेरा कहना है कि यस, आप बीसीए अगर कर रहे हो तो या बीटेक कर रहे हो तो जॉब ज्वाइन करने के बाद आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोग्रामिंग नॉलेज क्या मिलेगी, जो चीज़ में आप जाते हो। अगर मेरा मानना है कि अगर शुरू में ड्यूरिंग द स्टडी अगर आप कोई C++, जावा, जो हमारी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक चीज़ होती है, आप ऐसा मत सोचो कि मार्केट में अभी पाइथन चल रहा है या एजेक्स चल रहा है, रोबेक्स चल रहा है, डजंट मीन। जो हर एक प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ होती है C++, जावा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ड्यूरिंग आप स्टडी अगर उसकी कोई सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। और डेफिनेटली अगर 10 लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू में और आपने कोई सर्टिफिकेशन की है तो इंटरव्यूअर जो होगा डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी देगा वो आपको सिलेक्शन करने में। तो यहाँ पर भैया ने एकदम सही बोला कि सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू होती है। बट मोर ओवर आई वांटेड टू ऐड अ पॉइंट हियर। जैसे बहुत सारे भैया आज के समय में लर्निंग करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूडेमी हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप 200-300 रुपये कोर्स करके सर्टिफिकेशन ले लेते हो। बट बिलीव मी, वो सर्टिफिकेशन की वैल्यू नहीं है। द रियल वैल्यू इज़ ऑफ योर नॉलेज ओनली। अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, वो जो उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए या 3 क्वेश्चन कोडिंग के दिए, जिसमें वो आपका दिमाग काम कैसे कर रहा है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर रहे हो थ्रू कोडिंग, वो जज करते हैं वो लोग। और तो आपके सर्टिफिकेट की भी वैल्यू होती है और आपकी भी वैल्यू होती है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भैया आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उन काफ़ी सालों में आपने काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया है। तो एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया उसके बाद से आपको ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली कैसे हैं? अगर किसी भी न्यू पर्सन को इस डोमेन में ज्वाइन करना है तो हर एक को एक मन करता है कि मैं भी इंटरनेशनल एक्सपोजर लूँ, दुबई में, यूरोप में, कहीं भी काम करूँ। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली कैसे? और अगर किसी पर्सन को वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो वो क्या क्या स्किल्स हैं या वो क्या क्या चीज़ें हैं वो जो इस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है? ग्रेट क्वेश्चन, नाइस, ऑसम। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत डिफ़िकल्ट आंसर है इसका, और ये क्वेश्चन मार्क इवन मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा रहा, बहुत मन में, क्योंकि मैं जहाँ से मैं स्टार्टिंग में बताया कि एक बहुत छोटे से गांव से निकला था। इवन आज मेरे गांव में कोई भी इंटरनेशनल अभी नहीं है, मैं पहला बंदा था और मैं एक छोटा सा डिग्री लिया था बीसीए। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क था कि यार बहुत सारे तो बीटेक वाले लोग हैं, इंजीनियरिंग के इतने सारे लोग हैं, मुझे कहाँ से कोई बुलाएगा, कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आउट ऑफ इंडिया जाने का। बहुत सारे मन में क्वेश्चन थे, बहुत सारे, मैं भी डरा हुआ था। आई थिंक मैक्सिमम लोग अभी भी डरे हुए हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी तो बहुत सारे ऑनलाइंस ये आ गए, naukri.com, naukri-gulf.com, बहुत सारे timesjobs.com, ठीक है। और रेज्यूम आप बनाइए, आप उस पर डालिए। तो मेरे को जो कॉल आया था वो तो naukri.com से आया था। और मेन चीज़ होती है कॉल आना नहीं और जॉब ज्वाइन करना नहीं, इंटरव्यू क्रैक करना। फिर से मैं दोस्तों कहूँगा कि जब आप आउट ऑफ इंडिया के लिए आप जब हायर किए जाते हो तो ये भूल जाओ कि आपको कोई वहाँ पे गाइड करने वाला मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो हायर करते हैं, आपको एक्सपर्ट का नाम दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। जब आप किसी डोमेन के लिए आप इंटरव्यू देते हो, ये करते हो, तो उस डोमेन पे आपको 100% आपको मतलब कॉन्फिडेंट होना होगा, ठीक है। और
इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, क्योंकि जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, आपको वहाँ पे, अभी इंडिया में क्या होता है कि आपके सीनियर्स होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं। वहाँ जब लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि आप उस डोमेन में पूरे परफेक्ट हो। तो इस चीज़ को हमेशा दोस्तों क्लियर मतलब याद रखिएगा माइंड में। बहुत लोग गलती कर देते हैं, जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, पता चलता है 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने पे उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए। तो आप कभी भी ट्राई करना जब आप उस डोमेन पे फुल कॉन्फिडेंट हो, और 100% मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है जॉब। तो ये तो भैया आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल बात बताई है। एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो शायद मेरे मन में भी है और बहुतों के मन में भी होगी, कि हर हो सकता है, देखिए किसी एक पेपर होता है जो इंटरव्यूअर होता है, रिज्यूमे जिसे बोलते हैं, रिज्यूमे कह ले, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, CV हो गया, तो उसके रिज्यूमे CV में सब कुछ लिखा होता है। तो वो ऐसा क्या चीज़ है जो रिज्यूमे हैक बोल लें कि वो इंटरनेशनल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन जो भी इंटरव्यूअर है या जो भी इंटरनेशनल HR हैं, उनको लगे कि हाँ यार ये बंदे का रिज्यूमे सबसे पावरफुल है। तो वो थोड़ा सा मेरे को रिज्यूमे हैक के बारे में बताइए। मोर ओवर उसी के साथ थोड़ा सा इंटरव्यू जो प्रिपरेशन होती है, थोड़ा उस बारे में आप गाइडेंस दीजिए। डेफिनेटली। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रेज्यूमे का 100%, क्योंकि जब आप रेज्यूम बनाते हो वो पहला लुक होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, योर लास्ट इम्प्रेशन एवरीबॉडी हम लोग बोलते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने रियल लाइफ में भी देखा कि यस, रेज्यूमे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जब इंटरव्यूअर, बिकॉज आपके तरह वहाँ हज़ारों रेज्यूम पड़े रहते हैं। नौकरी की अगर बात करें, टाइम जॉब्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे आपके जैसे हम हज़ारों रेज्यूम आते हैं, और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक लाइन पढ़े आपके रेज्यूम को। रेज्यूम बनाने का सबसे मेन चीज़ होता है कि जो आपके अंदर नॉलेज है, एक तो रेज्यूम में उसको बोल्ड लेटर में लिखना। दूसरा चीज़, रेज्यूम ऐसा होना चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें आपने मतलब कितना ज़्यादा उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत मायने करते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको हायर करते हैं, आउट ऑफ इंडिया हो या इवन टेक एग्जांपल टू योर कंट्री इटसेल्फ, तो मेन चीज़ होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उसमें आपकी रोल कितनी इम्पोर्टेंस थी, आपने कितने क्रिटिकल सिचुएशंस को आपने हैंडल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैक्सिमम लोग कहते हैं अरे यार मैं तो नौकरी पे इतने दिनों से रेज्यूम डाला हूँ, कोई कॉल नहीं आता है, कोई ये नहीं आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका रेज्यूम परफेक्ट कर लो, डेफिनेटली 100% कॉल आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, इवन हम भी करते हैं, इवन हमें भी कभी अपने डोमेन के लिए कभी लोगों को हायर करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। इवन हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि बंदा जो है उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, फिर भी हम उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है वो सिलेक्शन का प्रोसीजर। बीइंग मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ और मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे पता है कि एक किसी को जॉब नहीं मिलती है तो उसका दर्द क्या होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ ढूंढना होता है कि उस बंदे में वो कॉन्फिडेंट कितना है। अगर मैं जानता हूँ कि वो आएगा कल के डेट में, मैं उसको एक टास्क दूंगा, उसको बता दूंगा ऐसे ऐसे, कोई भी कर लेगा, मुझे वो नहीं होता है। मेरा टारगेट होता है कि वो बंदा कितना क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, हम सिर्फ वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। और मैं श्योर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन आपने पूछा कि इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना होगा, डेफिनेटली हमेशा इंटरव्यू जो भी लेता है उसको भी पता होता है कि वो जिसके लिए हायर कर रहा होता है, आई नो वो हमारे बिजनेस सिनेरियो से डेफिनेटली वो मैच नहीं होगा जिस डोमेन पे आप काम कर रहे होते हो। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो कुछ भी आपने किया है, आपका उस पर पूरा कमांड रखना, ठीक है, पूरी कॉन्फिडेंस उस पर रखना, उसकी डीप नॉलेज मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में हो। अगर मान के चलो कि आपने इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपका उसका आंसर नहीं पता है, तो उसके साथ प्ले मत करो, ठीक है। ये बहुत लोग करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको हम अपने वर्ड में बोलते हैं, ठीक है, कि चलो तुक्के मार दिए, कुछ तो बोला। इंटरव्यूअर उस समय ये नहीं बोलेगा कि आप रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है, वो आपको कभी करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चंस का आंसर आए तो बोल दो, नहीं आए तो पोलाइटली उसको बोल दो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट
I didn't get any chance. So, but definitely once I'll get the chance, I can do that. ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देते हो. ठीक है, ऐसा नहीं मैं तो ऐसा किया नहीं हूँ तो मैं आई कैन नॉट डू. नो, डोंट से लाइक दैट. ओके, यस, इन सॉफ्टवेयर फील्ड यू ऑल आर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, और सॉफ्टवेयर में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बट क्वेश्चन मार्क होता है हाउ टू डू इट. ठीक है, मेक योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. आपने भैया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक चीज़ होती है जो कि इंटरव्यूअर देखना चाहता है आप में अंदर, और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही अंतर होता है, तो वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. बहुत जरूरी. मोर ओवर एक चीज़ जो मुझे लगता है, जैसे कि भैया बता रहे थे कि naukri.com पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपना रिज्यूमे डाल रखा है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जो कि मेरे साथ का केस है. मैंने डाल रखा था, मुझे आज तक एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मैं उतना उस पर ध्यान देता भी नहीं हूँ. लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हो और एकदम नए बीटेक शुरू किया है या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो जस्ट फॉर द सजेशन मैं बता रहा हूँ, आप अपना लिंक्डइन मजबूत करो. लिंक्डइन पे अपनी जो लर्निंग कर रहे हो वो पोस्ट करते रहो, अपने कनेक्शंस बनाओ एचआर से, कंपनी के सीईओ से, सीटीओ से, सॉफ्टवेयर डेवलपर से. ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके ग्रेजुएशन के एंड में.